हाँ जी बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। और मैं आपको क्या बताऊं कि ये कितना आसान चैप्टर है। देखिए, जिस बच्चे को इशू ऑफ शेयर्स आता है उसके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। और इशू ऑफ शेयर्स आप सभी ने अभी कर भी दे दिया, तो आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, इस चैप्टर में कुल मिला के हमारे 5 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स की थ्योरी। इसमें हम जानेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, क्यों इशू किए जाते हैं, इनका पर्पस। फिर डिवेंचर्स को इशू कैसे किया जाता है पब्लिक को कंसीडरेशन अदर देन कैश में और एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये डिवेंचर्स को इशू करने के 3 तरीके हम सीखेंगे। फिर एक टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का, एक टॉपिक आएगा राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो कुल मिला के हमें 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। एक एक करके धीरे धीरे वाले सारे टॉपिक्स कवर हमारे हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिवेंचर से। ठीक है जी बेटे, देखो ऐसा है कि डिवेंचर्स क्या चीज है, पहले ये हमें समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए, जिससे हमारी जर्नल एंट्रीज हमें बहुत आसानी से समझ में आ सके। देखिए, जैसे शेयर्स में जर्नल एंट्री थी टोटली, वैसे ही यहाँ पे भी जर्नल एंट्रीज है। इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, बस बहुत हल्का सा बदलाव। चलिए बात करते हैं। देखिए, कंपनी को जब कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी के पास क्या रास्ते होते हैं जहां से पैसा वो अरेंज कर सकती है। सबसे पहला रास्ता जो आपके दिमाग में भी आएगा और एक आम इंसान भी सोचता है, वो ये कि कंपनी चली जाएगी बैंक और बैंक से लोन ले लेगी। पहला रास्ता ये हो गया पैसे अरेंज करने का। दूसरा रास्ता शेयर्स इशू करना, पब्लिक में जाके शेयर्स इशू कर देंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, शेयर्स इशू करते हैं तो इससे पैसे आ जाते हैं और ये इनकी फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। एक और रास्ता है, वो है डिबेंचर्स को इशू करना। देखिए, डिबेंचर और शेयर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। डिबेंचर और शेयर्स देखने में तो लगभग एक जैसे ही लगेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको यहां पे एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स जो है वो दिखा रहा हूं। दिख रहा है जी आप सबको ये वाला शेयर, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। अब देखिए, ये तो हुआ शेयर्स। इसमें क्या होता है जी, ये शेयर सर्टिफिकेट है। जब पहले कभी शेयर्स इशू हुआ करते थे फिजिकल फॉर्म में, आजकल फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं होते। ये असल में 1995 का शेयर है। देखिए जरा, यहाँ पे डेट भी गिवन होगी, ये रही 16 मार्च 1995 का शेयर है। शेयर सर्टिफिकेट इस तरीके से मिलता था, इस पे 10 रुपए यहाँ फेस वैल्यू लिखी हुई है, इस तरह से लिखी होती थी। अब जरा देखिएगा डिवेंचर्स कैसे होते हैं। देखिए, ये है बेटे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डिवेंचर।
देखो जी, ये रहा डिबेंचर सर्टिफिकेट। आप गौर कीजिएगा, जो साइड में स्क्रीन मूव कर रही है उस पर, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट है। लगभग अगर आप देखें तो ये दिखता कैसा है, शेयर्स के जैसा ही दिखता है। बस इस पे लिखा क्या हुआ है, डिबेंचर्स लिखा हुआ है। तो देखो, कहने का मतलब ये है, शेयर और डिबेंचर में देखने में अगर ऑब्जर्व किया जाए ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन इसके पर्पस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो ये कि शेयर जिसके पास होता है वो उसका बन जाता है कंपनी का ओनर, जबकि डिबेंचर जिस व्यक्ति के पास होता है वो उस कंपनी का क्रेडिटर बनता है। कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपके पास एक सर्टिफिकेट लेकर आऊं, एक ऐसा कागज लेकर आऊं और वो आपको ऑनर बना दे, तो आप समझ जाइएगा कि आप शेयर ले रहे हैं। और अगर वही सर्टिफिकेट आपको कर्जदार, मतलब हमारा कर्जदार बना दे, तो मतलब ये कि आप डिबेंचर्स ले रहे हैं। कहने का मतलब ये कि डिबेंचर्स जिसके पास होते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स। और असल में डिबेंचर्स की जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज्यादा होती है नॉर्मली। तो डिबेंचर्स हमेशा ही लॉन्ग टर्म क्रेडिटर बनाते हैं डिबेंचर होल्डर को। ठीक है बेटे, डिबेंचर इशू करने का मतलब आप सिंपल ऐसा समझिए कि हम सर्टिफिकेट देंगे। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का एक सर्टिफिकेट दिया, तो 10 रुपए का कर्जा ले लेंगे। इसे हम 8 साल, 10 साल, 12, 15, 20 जो भी होगा उतने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद इस पैसे को वापसी कर देंगे। ये होता है जी डिबेंचर सर्टिफिकेट और डिबेंचर्स। इसी तरह से कंपनी पब्लिक डिपॉजिट भी इशू करती है पैसे अरेंज करने के लिए। ये बेसिकली जिस तरह से बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, उसी तरह से कंपनी के पास जो फिक्स डिपॉजिट्स किए जाते हैं उसे पब्लिक डिपॉजिट कहा जाता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कंपनी पैसा अरेंज करती है। हम शेयर्स देख चुके हैं, बैंक लोन की जर्नल एंट्री 11th में कर चुके हैं, अब हम डिवेंचर इशू सीखने वाले हैं। तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं डिवेंचर्स का इशू करना। अब डिवेंचर्स का मतलब मैंने आपको एक लेमैन की भाषा में समझा दिया है। एक आम इंसान डिबेंचर्स के बारे में यही कहेगा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं। लेकिन अगर एक अकाउंट्स का एक्सपर्ट या फिर एक विद्यार्थी हो, तो वो एक आम व्यक्ति से अपने आप ही अलग हो जाता है। तो उसके हिसाब से डिबेंचर का मतलब क्या होता है, तो डिबेंचर का मतलब हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है जी 2 क्लॉज 30। इसमें हमें डिबेंचर की परिभाषा बताई गई है कि डिबेंचर होते क्या है। तो आप जरा ध्यान से इस डेफिनेशन को समझेंगे। डिबेंचर इंक्लूड्स, कहते हैं जी डिबेंचर में क्या क्या चीजें आ जाती है। पहला, डिबेंचर स्टॉक, ये डिबेंचर्स ही है, मतलब डिबेंचर्स बहुत सारे, डिबेंचर स्टॉक ही है। इसके अलावा दूसरी चीज आ जाती है जी बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स भी एक तरह का डिबेंचर होता है। और कोई और सिक्योरिटी, ये तीसरी चीज, एनी अदर सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज और नॉट। तीन चीजें हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 30 कहता है कि डिबेंचर्स में आएंगी। एक तो आएगा इसमें डिबेंचर स्टॉक, यानी बहुत सारे डिबेंचर। दूसरा इसमें आ जाएगा बॉन्ड्स, बॉन्ड्स भी एक किस्म के डिबेंचर्स है। हल्का सा फर्क होता है बॉन्ड्स और डिबेंचर में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज में तो इसने गजब ही ढा दिया, कहता है जी कोई भी सिक्योरिटी शेयर्स को छोड़ के अगर कंपनी ने इशू की तो वो डिबेंचर कहलाएगा। बेटे गजब की बात यह है, इस डेफिनेशन का मतलब ये निकलता है कि एक कंपनी के पास दो तरह की सिक्योरिटीज हो सकती है। या तो कंपनी शेयर्स इशू करती है, और अगर शेयर्स नहीं है तो वो लाजमी है कि एक ही चीज हो सकती है,
दैट इज डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स कैन बी डिवेंचर स्टॉक, डिवेंचर्स कैन बी बॉन्ड्स, डिवेंचर्स कैन बी एनी अदर सिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है, बस शेयर्स नहीं हो सकते। समझ गए इस बात को? और उसके बाद वो एक और बात कहता है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज और नॉट। अब ये क्या चीज है? चार्ज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कभी भी मैं किसी से कर्जा लेता हूं, तो उस कर्जदार के पास मैं अपना कोई ना कोई सामान गिरवी रखता हूं। जैसे मान लीजिए मैं बैंक के पास गया, मैं मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और मैं लोन लेना चाहता हूं। मैं बैंक के पास जाता हूं और बैंक से कहता हूं कि साहब मुझे 700 करोड़ रुपए का लोन दे दो। बैंक कहता है हम लोन तो दे देंगे, लेकिन आपको कोई ना कोई चीज हमारे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। और मारुति कंपनी अपना मानेसर वाला प्लांट गिरवी रख देती है। तो बेटे, अब अगर मान लीजिए मैं एज ए मारुति कंपनी लोन नहीं दे पाता, तो बैंक ऐसी सिचुएशन में मेरे किस एसेट पे अपना हक जता सकता है? उसी एसेट पे जिसको मैंने गिरवी रखा। जैसे ही वो उस पे अपना हक जताएगा, मतलब अपना हक मांगने आ जाएगा या उसे अपने अंडर ले लेगा, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कि बैंक ने हमारे मानेसर वाले प्लांट का चार्ज ले लिया। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है, उसको कर्जदार जब कब्जे में ले ले तो उसे चार्ज कहा जाता है। तो अब यहां पे यह बताया गया है कि डिवेंचर भले हो सकता है कि चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करे या ना करे। मतलब हो सकता है कि डिवेंचर को आपने अगेंस्ट किसी एसेट इशू करा हो, आपने कोई एसेट मोर्टगेज करा हो सकता है कि आपने कुछ मोर्टगेज ना करा हो। अगर हमने किसी भी चीज को मोर्टगेज नहीं किया, तो ऐसे डिवेंचर को कहा जाता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अगर उसका किसी भी एसेट पे चार्ज नहीं है तो, और अगर उसका चार्ज है तो ऐसे डिवेंचर्स को हम कहते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स। और हिंदुस्तान में अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स इशू होते ही नहीं। बेटे जी ध्यान से समझिएगा, डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर स्टॉक होते हैं, बॉन्ड होते हैं, और कोई और सिक्योरिटी जो शेयर्स नहीं होती वो भी डिवेंचर होती है। और वो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूट करे चार्ज या फिर ना करे। हमारा एक्ट तो कहता है कि हो सकता है, लेकिन इंडिया के मार्केट का नेचर ऐसा है कि इसमें डिवेंचर्स विदाउट सिक्योरिटी इशू करोगे तो वो पिट जाएंगे। तो इंडिया की परिभाषा देते हुए मैं आपको बताऊं तो डिवेंचर एक सिंपल भाषा में क्या हुआ, किसी को भी अगर बताना हो तो देखो ये क्या है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज डिवेंचर, तो ये डेफिनेशन चिपकानी है। लेकिन बाहर आते जाते अंकल जी ने, पिताजी ने, माता जी ने, किसी ने भी भाई ने पूछ लिया तो डिवेंचर क्या होते हैं, तो आप उसे क्या बताएंगे कि भैया, माता जी, पिताजी, अंकल जी, डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन। बस बेटे, जैसे ये बात आप बोलोगे उनकी तो हवा इतने में ही टाइट हो जाएगी। डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन फॉर कंपनी। क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल वंशिका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अनसिक्योर्ड होते हैं उन पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। ठीक है, अभी बात कर रहे थे हम इसके बारे में, अभी आप रुके रहिए। अच्छा बेटे, तो डिवेंचर क्या होता है ये पता चल गया। अब बेटे, डिवेंचर मैंने आपको बताया एक लॉन्ग टर्म लोन है। मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, आपके रेवाड़ी शहर में मान लीजिए मैं 1,000 लोगों से मिलता हूँ और 10-10 रुपए का सर्टिफिकेट दे देता हूँ, तो मेरे पास 10,000 डिवेंचर इशू हो गए। अब ये जो 10,000 डिवेंचर इशू हुए, सॉरी 1,000 डिवेंचर इशू हो गए और 10,000 रुपए आए, तो मुझे जो डिवेंचर होल्डर है उन्हें इसके बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न तो देना पड़ेगा। भाई, अगर कोई पर्सन मुझे पैसा उधार दे रहा है, तो मुझे उसके बदले में, उस उधार पैसे के बदले में कुछ ना कुछ उसे रिटर्न में देना पड़ेगा।
तो रिटर्न में दिया जाता है इंटरेस्ट। जैसे शेयर्स के बदले में होता है डिविडेंड, ऐसे ही डिवेंचर्स के बदले में क्या दिया जाता है जी? इंटरेस्ट। और आमतौर पे आप ये पाएंगे कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिवेंचर के नाम के साथ ही मिलेगा। मतलब ये, जैसे कि अगर मान लीजिए नाम गिवन है 12% डिवेंचर, तो ये जो आप 12% देख रहे होंगे ये और कुछ नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर नाम है 13% डिवेंचर, तो बेटे ये 13% क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर नाम है 15% डिवेंचर, तो ये जो 15% आप देख रहे हैं ये भी क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसका मतलब डिवेंचर्स जो होते हैं वो अक्सर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही नाम के साथ इशू होते हैं। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स में होता था, वो बेटे इस वजह से होते हैं क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें। ठीक है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता था, इसी तरह से यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन बेटे ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट इसका 12%, 13%, 15%, इसे टेक्निकल भाषा में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है कूपन रेट। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड एज कूपन रेट? वो इस वजह से इसे कहा जाता है कूपन रेट, क्योंकि देखिए जो डिवेंचर्स होते हैं वो असल में एक है ना सर्टिफिकेट के थ्रू ही इशू होते हैं, और इन पे मिलता है जी कूपन रेट। जैसे कि अभी जो मैंने आपको डिवेंचर दिखाया था, मैं आपको एक बार फिर से वो डिवेंचर दिखाता हूं जिससे कि आपको क्लियर पूरा हो जाए। ये देखो बेटे, ये रहा डिवेंचर, देखना ये क्या बोल रहा है। ये इस वाले पोर्शन को देखिएगा, ये जो मैं घुमाऊंगा यहाँ पे, आप इस बड़ी, ये जो मूव कर रहे हैं ना, इस वाले साइड वाले डिवेंचर को देखिएगा। नॉन कन्वर्टेबल पार्ट बी ऑफ ₹95 of 12.5% secured redeemable partly convertible debenture each of ₹150। इसका मतलब 150 रुपए का जो डिवेंचर है वो 12.5% का ब्याज रखता है। ये जो आप 12.5% देख रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं जी, क्या है? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ में आया आपको? तो ये होता है जी आपका डिवेंचर। ओके बेटे, अब हमने ये समझ लिया कि डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर तीन चीजों को कहा जाता है, डिवेंचर स्टॉक को, बॉन्ड्स को, या फिर किसी और अदर सिक्योरिटी को जो कि शेयर्स नहीं होते। इसके अलावा इनका चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर मुझे आम भाषा में किसी को बताना हो तो वो क्या होता है? वो होता है कि डिवेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन होते हैं, और जो डिवेंचर्स पे रिटर्न आता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का रेट हमेशा डिवेंचर के नाम के साथ ही होगा। अब बच्चे के एक क्वेश्चन आया है कि सर जो अभी हमने देखा उसमें 95 रुपीज क्या था? 150 रुपए का डिवेंचर 95 पे इशू किया गया था, मतलब डिस्काउंट पे डिवेंचर को इशू किया गया था। सर लेकिन शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। तो बेटे अभी अपने आप को थोड़ा सा सब्र कराइए, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक और बड़ा मेजर चेंज। चलिए अभी देखते हैं। ये था जी हमारा पहला टॉपिक, थियरी ऑफ डिवेंचर, जिसमें मैंने आपको बता दिया डिवेंचर क्या होता है, इस पर रिटर्न क्या आता है। अब आगे बढ़ते जी अगले टॉपिक पे कि डिवेंचर्स को कैसे इशू किया जाता है, और इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे पब्लिक में कैसे इशू किया जाता है। जैसे हमने सीखा था शेयर्स को पब्लिक में कैसे इशू किया जाता है, ऐसे ही डिवेंचर्स को पब्लिक में इशू कैसे करते हैं। वंशिका प्लीज होल्ड योर सेल्फ फॉर 2 मिनट्स, बिकॉज हम उस टॉपिक पे आने ही वाले हैं। देखो बेटे, इशू डिवेंचर्स को कैसे इशू करेंगे, देखिएगा। डिवेंचर्स are issued to public in same manner as shares are issued।
डिवेंचर वैसे ही होते हैं इशू जैसे कि आप शेयर्स को इशू करते थे। मतलब ये कि जो स्टेप्स थे वो एग्जैक्टली सेम है लाइक शेयर्स। सबसे पहला स्टेप एप्लीकेशन था, उसके बाद अलॉटमेंट था, उसके बाद कॉल्स थे। बिल्कुल वैसे ही डिवेंचर्स इशू होते हैं बेटे। और डिवेंचर छोड़ो, अगर आप मान लीजिए आगे जाके अपनी जिंदगी में कहीं किसी जगह पे फ्लैट लेते हैं, ये बने होते हैं ना बिल्डिंग वाले फ्लैट्स, इनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए आप किसी सरकारी जगह पे फ्लैट अप्लाई करते हैं तो उनका भी तरीका क्या होता है, यही तरीका होता है। ठीक है, पब्लिक फ्लैट्स हो, गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, अगर बनने से पहले आप फ्लैट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पहले एप्लीकेशन लेते हैं, फिर शेयर वो वहां पे फ्लैट्स की अलॉटमेंट करते हैं। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद किस्तों में कॉल मनी मंगाते हैं, मतलब वैसे ही जैसे कि शेयर्स होते हैं। असल में बेटे जी होता क्या है, पब्लिक से डील करने का हमारे हिंदुस्तान में तरीका ही ये है। तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में आप फ्लैट जरूर खरीदेंगे, तब आपको मेरी ये बातें याद आएंगी। अच्छा, तो देखिए डिवेंचर्स इशू करने का तरीका वही है जैसा कि डिवेंचर्स हम इशू शेयर्स इशू किया करते थे। लेकिन डिवेंचर्स शेयर्स की तरह जो टर्म्स होती थी उससे थोड़ी सी इसकी अलग शर्त है। देखिए शेयर्स को हम पार पे इशू कर सकते थे, प्रीमियम पे, लेकिन बेटे जी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज वो ये है कि डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। डिवेंचर्स पार पे भी इशू होते हैं, प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, और गजब ये है कि डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। सर ऐसा कैसे, क्यों अलाउ किया गया डिस्काउंट पे इशू करना? बेटे डिस्काउंट पे इशू करने का एक बार हल्का सा लॉजिक समझ जाओ, आप समझ जाओगे कि क्यों अलाउ कर रहे हैं। मैं एक 100 रुपए का डिवेंचर मार्केट में लेके जाता हूं, और अगर मैं इसे डिस्काउंट पे बेचूंगा तो मतलब मैं किसी भी व्यक्ति को ये 100 रुपए का सर्टिफिकेट 100 रुपए से कम में दूंगा। अब मान लीजिए मैंने 90 रुपए लिए, तो इसका मतलब मैंने 10 रुपए के डिस्काउंट पे इशू कर दिया डिवेंचर। लेकिन बेटे जब मैं इस डिवेंचर का पैसा वापसी करूंगा तो मुझे उतना ही करना पड़ेगा जितनी इसकी फेस वैल्यू है, यानी कि 100 रुपीज। मतलब कंपनी पब्लिक से ले 90 रुपए रही है, और गजब देखिए वापसी कितने कर रही है, 100 रुपए। तो इसमें पब्लिक का फायदा है या नुकसान है? अरे भाई पब्लिक का सरासर फायदा है। तो सरकार ये कहती है डिवेंचर को इशू कर दो डिस्काउंट में, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। समझे इस बात को? तो डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं लेकिन शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। सेक्शन नंबर था हमारा 52, जो कि डिस्काउंट के बारे में कहता था कि डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता शेयर्स पे। लेकिन सेक्शन 52 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवेंचर्स। अब एक बच्चे का सवाल आ रहा है कि सर आप कह रहे हैं कि पब्लिक के इंटरेस्ट की वजह से डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाएगा, लेकिन कंपनी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से काम करती है, ऐसा क्यों करेगी कि वो डिस्काउंट पे इशू करे? आप सोच रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, तो अब इसका जवाब सुनिए। देखो बेटे, एक लॉ में एक शब्दावली है, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्विड प्रो क्यो। क्विड, PRO, प्रो, QUO, क्यो। आगे जाके आप एज ए कॉमर्स या फिर एज ए लॉयर जो भी आप बने, इन इस शब्दावली से आपका परिचय जरूर हो जाएगा। क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है इफ यू स्क्रैच माई बैक देन आई एम गोइंग टू स्क्रैच योर बैक। अगर आप मेरी पीठ खुजाओगे तो ही मैं आपकी पीठ पर खुजली करूंगा, एक मुहावरे के तौर पे, जिससे कि बात जल्दी समझ में आए।
अब कंपनी डिस्काउंट पे पता है कब इशू करती है? जब कंपनी को ना पैसे की बड़ी हार्ड एंड फास्ट नीड होती है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। जब इस तरह के मामलों में कंपनी फंसी होती है, तो बेटे जो मरेगा वो क्या नहीं करेगा, वो डिस्काउंट पे भी इशू करेगा। ठीक है जी, इस वजह से वो करती है। या फिर कंपनी के पास प्रोजेक्ट कुछ इतना अच्छा आया कि जिसपे वो डिस्काउंट जो दे रही है उसका भी रिटर्न कवर कर लेगी। समझो इस बात को। भाई 100 रुपए अगर वो कंपनी आपसे ले रही है तो 10 रुपए का आपको डिस्काउंट दे रही है, और मान लो हर साल आपको 5 रुपए का ब्याज भी दे रही है, और 10 साल तक ब्याज देगी 5 रुपए, तो 50 रुपए ब्याज देंगे और 10 रुपए, ये 60 रुपए। और कंपनी एक ऐसी जगह पैसा लगा रही है जहां 100 रुपए लगाते ही वो डबल हो जाएगा और 200 रुपए हो जाएंगे। बिजनेस की ग्रोथ ऐसी है, तो क्या नहीं करेगा कंपनी, आपको डिस्काउंट दे देगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक अपने डिवेंचर्स को इशू करता है, और कोटक महिंद्रा बैंक डिस्काउंट पे इशू करके डिवेंचर्स को बड़े चालाकी के साथ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां पर रिटर्न ज्यादा आता है। तो बेटे कंपनी कभी भी आपका भला नहीं कर रही होती है, वो तो कंपनी की जरूरत होती है, तो इस वजह से आपको वो भला करके दिखाती है। समझ गए इस बात को? तो डिवेंचर्स पब्लिक में जब भी इशू होंगे तो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे हो सकते हैं। अब बेटे जी बात करते हैं डिवेंचर्स की फेस वैल्यू की। देखिए शेयर्स की फेस वैल्यू, मैंने आपसे कहा था कि अगर ना बताई हो तो आप उसे एज्यूम 10 रुपए कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज अगेन, देखिए जरा, बताता है भारत कि 100 रुपए फेस वैल्यू आप मान लीजिएगा डिवेंचर्स की, अगर आपको गिवन ना हो। वो इस वजह से क्योंकि आमतौर पे डिवेंचर्स की फेस वैल्यू हमारे मार्केट में 100 रुपए होती है, और शेयर्स की आमतौर पे फेस वैल्यू 10 रुपए होती है। ठीक है जी, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। अब हम अकाउंटिंग सीखेंगे कि डिवेंचर्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। तो बेटे देखो, डिवेंचर इशू पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है और डिस्काउंट पे। अच्छा, हमने शेयर्स में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए प्रीमियम के बारे में ये ना बताया जाए कि वो कौन सी इंस्टॉलमेंट पे है, तो हम उसे हमेशा अलॉटमेंट पे मानते थे। अब प्रीमियम पे अगर आप डिवेंचर को इशू करोगे तो प्रीमियम हो तो किसी भी इंस्टॉलमेंट पे सकता है, मतलब वो हो सकता है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे। लेकिन अगर कुछ ना बताया हो तो शेयर्स की ही तरह प्रीमियम विल ऑलवेज बी एन अलॉटमेंट। प्रीमियम अलॉटमेंट पे मान लीजिएगा अगर ना बताया हो कि वो किस इंस्टॉलमेंट पे है, लेकिन डिस्काउंट विल ऑलवेज बी ऑन अलॉटमेंट। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब डिस्काउंट को अगर वो बताएगा तो अलॉटमेंट पे ही बताएगा, और अगर नहीं बता रहा है तो भी वो अलॉटमेंट पर ही है। डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट पे होता है, प्रीमियम किसी पे भी हो सकता है। प्रीमियम अलॉटमेंट पे तब आता है जब क्वेश्चन क्लियर नहीं करता कि वो किस इंस्टॉलमेंट पे है। ओके, ये हो गया जी अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर की शुरुआत। तो अब बेटे तीन तरीके से हम डिवेंचर को इशू कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। मैं आपको अब सारी एंट्रीज दिखाता हूं। एप्लीकेशन की एंट्री, वही स्टेप्स है जी। पहले एप्लीकेशन है, फिर अलॉटमेंट है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, और सबकी दो एंट्रीज। पहले होती थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन अब होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर की जगह अब क्या आ जाएगा? डिबेंचर। अमाउंट वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे पहले करते थे, बस एक बदलाव है, शेयर की जगह डिबेंचर। और अगर मान लो डिबेंचर का कूपन रेट ना गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो गिवन ना हो, तो हमेशा परसेंटेज लगाइएगा। और अगर गिवन हो तो जो परसेंटेज गिवन है वो लगाइएगा। जैसे अगर 12% डिवेंचर है तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, 13% डिवेंचर है तो 13% डिवेंचर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद
13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आता था ना, यहाँ डिवेंचर्स आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑनर नहीं बनते, ये हमारे लिए क्या बनते हैं, क्या बनते हैं जी हमारे लिए, क्रेडिटर। अब बेटे एक बात बताओ, बैंक से अगर लोन लिया जाए तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक लोन क्रेडिट हो जाता है। क्यों होता है क्रेडिट, क्योंकि वो हमारे लिए लाइबिलिटी बनता है, और बैंक डेबिट होता है। वो क्यों डेबिट होता है, क्योंकि पैसा बैंक में आ रहा होता है। अब क्या डिवेंचर में भी ऐसे ही हो रहा है, डिवेंचर लाइबिलिटी बन रही है और पैसा बैंक में आ रहा है। हाँ, आप इन दोनों एंट्रीज को जोड़ के देखिए, ये एप्लीकेशन कट जाएगा, what result is left with you is bank to debentures। यानी कि ये और कुछ नहीं, एक लोन लेने की एंट्री हुई, वो दो स्टेप्स में हुई, क्योंकि डेट अलग अलग होती है, जैसे कि शेयर्स में होता था। फिर अलॉटमेंट की चिट्ठी डालिए, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अगर मान लीजिए प्रीमियम पे है तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे है तो बेटे देखो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर डिस्काउंट डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी के लिए ये लॉस है, 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपए में बेच रही है, तो डिवेंचर डिस्काउंट डेबिट होगा टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी देख लिया, डिस्काउंट भी देख लिया, अब अलॉटमेंट की जो चिट्ठी गई उसका पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम शेयर्स की किया करते थे। ठीक है, तो बेटे इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, इट इज अगेन बिल्कुल सेम है जैसे आप शेयर्स की एंट्री करते थे। क्योंकि ये बिल्कुल सेम है तो बेटे मैं आपको ये दोबारा से एक एक चीजें फिर से बताऊंगा, वो तो आपके टैलेंट के साथ मैं मजाक करूंगा। अरे एक बुद्धू बच्चा भी समझ जाता है कि मुझे बस रिप्लेस क्या करना है, शेयर्स की जगह डिवेंचर, और मेरी एंट्री हो जाएगी। ये तो हमने पब्लिक में इशू सीखा जब पैसा हमारा इंस्टॉलमेंट पे आता है, लेकिन कई बार हम पब्लिक में इशू करते हैं लंप सम में, एक साथ करते हैं ना, पैसा इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवा के एक साथ मंगवा लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर लंप सम में इशू कर रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी। तो बेटे हो सकता है कि आपने लंप सम में जब इशू किया तो पार पे किया होगा, याद है लंप सम की दो ही एंट्री होती थी, पहली बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगी, वहां होती थी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां क्या होगी, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, सेम वही शेयर्स वाला। प्रीमियम पे इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये ध्यान रखिएगा प्रीमियम और डिस्काउंट कभी भी बैंक वाली एंट्री में नहीं आते, वो डिवेंचर वाली एंट्री में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर डिस्काउंट पे इशू होता है लंप सम में, तो देख लीजिए लंप सम में क्या होगा, ये देखो बेटे जी, लंप सम में अगर हम इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और क्योंकि डिस्काउंट था इस बार तो डिवेंचर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। बोलो बेटे समझ में आ रहा है या सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है? जल्दी से जवाब दो, मैं आपके जवाबों का इंतजार कर रहा हूं। समझ में आई इतनी बातें, हाँ या ना? बेटे इस चैप्टर में ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन सब कुछ वैसे ही है जैसे शेयर्स में था। बस ये समझ लो शेयर का नाम अब शेयर नहीं डिवेंचर हो गया है, और शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर आएगा, और कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं तो ये मैं कराऊंगा नहीं दोबारा से, आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 7।
ये होमवर्क है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी आएगा, इसमें प्रीमियम भी आएगा, इसमें जो बातें अभी हमने करी और जो शेयर्स में पड़ी हुई है वो सारी चीजें आएंगी। कॉल्स इन एरियर भी आएगा, कॉल्स इन एडवांस भी आएगा। ऑल एंड एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। बस जो डिफरेंस था वो मैंने आपको आज बता दिया, बाकी सारी चीजें सेम है। 1 से 7 बेटे रुकिएगा मत, क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि होमवर्क इतना है तो आपको ये आज में निपटाना पड़ेगा। परसों तक ये वाला चैप्टर हम कोशिश कर रहे हैं कि खत्म हो जाए। हाँ जी, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। और तो और ये वाली क्लास अभी रिकॉर्डेड भी है, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब मुझे बताइए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है या नहीं? ओके जी, कोई डाउट नहीं है। ओके बच्चों, देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज कंप्लीट दिस होमवर्क बाय टुडे, क्योंकि कल फिर से होमवर्क आपका ज्यादा हो जाएगा। अब हम बहुत स्पीड से चैप्टर्स करेंगे क्योंकि ये चैप्टर्स लगभग सेम ही है। ओके देन, बाय बाय।